हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जीपी टेक्नो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम C++ प्रैक्टिकल जो कि पार्ट 1 है, यहाँ पे हम 10 प्रोग्राम्स सीखने वाले हैं जो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा और आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत सारा आपका हेल्प होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए गाइज शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम, राइट अ सीपीपी प्रोग्राम टू चेक मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ 2 इंटीजर नंबर्स। हमें 2 इंटीजर नंबर्स दिए जाएंगे, उसमें से हमें मैक्सिमम ढूंढना है और मिनिमम ढूंढना है। अब ब्रैकेट में गाइस देखो उन्होंने क्या बोला है, यूज इनलाइन फंक्शन एंड कंडीशनल ऑपरेटर। तो चलिए हम ये दोनों भी यूज करेंगे, पहले तो इनलाइन फंक्शन और उसके बाद वहां पे हम कंडीशनल ऑपरेटर भी यूज करेंगे। चलिए प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्लास लिखना है, ऐसे ये कुछ बोला नहीं है, तो सिंपली हम कोड ब्लॉक्स में जाके स्टार्ट करेंगे। एक नॉर्मल C++ प्रोग्राम बनाएंगे जहां पे एक मेन फंक्शन लिखेंगे और बाकी एक मैक्सिमम के लिए फंक्शन और एक मिनिमम के लिए। तो मैंने ऑलरेडी कोड ब्लॉक्स ओपन करके रखा था। यहाँ पे जाके मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, न्यू एम्प्टी फाइल। ठीक है, ये फाइल को नाम देता हूँ मैं, लेट्स से आई एम गिविंग दिस नेम एज एंड विल गिव एक्सटेंशन .cpp। ये कर दिया। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। सो लेट मी इंक्लूड हेडर फाइल #include iostream। इसके बाद मैं यहाँ पे एक नेम स्पेस इंक्लूड करूंगा यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले मेन फंक्शन लिख के लेते हैं। ठीक है, सो लेट मी राइट मेन फंक्शन। क्यों? क्योंकि मेन में मैं 2 नंबर एक्सेप्ट करूंगा, जो 2 इंटीजर नंबर जिसका हम मतलब मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे और मिनिमम। ठीक है, ये मेन लिख रहा हूँ जो रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप, सो आई एम रिटर्निंग इंटीजर 0। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे यूजर को बोलेंगे कि एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, अब 2 नंबर एंटर करने के लिए बोलेंगे तो वो पहले डिक्लेयर तो करने चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ int a एंड b। इसके बाद देखिए यूजर को बोलेंगे सी आउट, लेट्स गिव endl so that it will come to next line, will type enter 2 numbers, so enter 2 numbers। इसके बाद यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करेंगे सीन ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और A और B में वो स्टोर करेंगे। ठीक है, अब ये 2 नंबर तो हमने एक्सेप्ट कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक मैक्स नाम का फंक्शन लिखेंगे जिसमें मुझे इंटीजर दो भी मेरे जो इंटीजर है उसमें मैक्सिमम फाइंड आउट करेगा और उसके बाद मिनिमम फाइंड आउट। सो यहाँ पे मैं मैक्स नाम का एक फंक्शन लिखने वाला हूँ, इसको पास करूंगा A, B। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने कॉल दिया है, उसको हम डिफाइन ऊपर करेंगे मेन के पहले। सो ये है आपका मैक्स नाम का फंक्शन void max, जिसमें 2 इंटीजर नंबर आने वाले हैं। सो आई विल राइट सिंपली x y, ये यहाँ पे कर दिया। अब इसमें से मुझे क्या करना है, ये जो भी मेरे 2 नंबर है इसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करने का है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कंडीशन में क्या बोला है, क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। उन्होंने बोला है कि सीपी प्रोग्राम लिखना है मैक्सिमम मिनिमम का, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको यूज इनलाइन फंक्शन करना है एंड कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, अब इनलाइन फंक्शन का कैसे होगा आपका, सिंपली जो भी हमारा कोड ब्लॉक्स है यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आपका फंक्शन डिफाइन किया है इसके पहले हम सिर्फ कीवर्ड लगाएंगे इनलाइन, तो वो आपका बन जाएगा इनलाइन फंक्शन। बट व्हाट अबाउट कंडीशनल ऑपरेटर, है ना, ये दूसरा वाला, ये एक पार्ट तो हो गया, बट व्हाट अबाउट कंडीशनल ऑपरेटर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कंडीशनल ऑपरेटर क्या है। देखिए कंडीशनल ऑपरेटर जो है ना आपके, वहां पे हम उसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब टर्नरी क्यों? क्योंकि जहां पे 3 ऑपरेंड आता है, अगर एक ऑपरेंड आएगा मतलब क्या, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं a++, तो ये आपका यूनरी ऑपरेटर हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपका a एक वेरिएबल यानी कि हम बोलेंगे ऑपरेंड, और ++ क्या है, ऑपरेटर। अगर आपका ऑपरेटर एक ऑपरेंड के ऊपर वर्क होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, बाइनरी मतलब क्या, अगर 2 रहते हैं ऑपरेंड तो वो क्या रहेगा आपका, बाइनरी। लेकिन टर्नरी मतलब क्या, कि जहां पे 3 ऑपरेंड्स रहते हैं, इन टर्नरी ऑपरेटर देयर विल बी 3 ऑपरेंड्स। ठीक है, अब देखिए 3 ऑपरेंड्स मतलब कैसे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो आपका टर्नरी है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, उसमें सबसे पहले तो रहती है कंडीशन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा कंडीशन। अब
उसके सिंटैक्स में क्या रहता है, कंडीशन होने के बाद क्वेश्चन मार्क रहता है। यहाँ पे अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम बोलेंगे पार्ट 1, है ना, वो एग्जीक्यूट होगा, या फिर हम इसको बोलेंगे स्टेटमेंट 1। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू तो स्टेटमेंट 1, है ना, वो एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स रहती है तो कोलन देके वहां पे आपको लिखना होता है स्टेटमेंट 2। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑपरेंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तो पहला ऑपरेंड, ये दूसरा ऑपरेंड और ये तीसरा ऑपरेंड। अब ये 3 ऑपरेंड है, इसके लिए इस कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर इस नाम से भी जाना जाता है। अब देखो हमारे केस में क्या है कंडीशन, हमें चेक करना है कि जो भी हमने ए बी पास किया था, ठीक है, ये सिंटैक्स था आपका कंडीशनल ऑपरेटर का। ठीक है, अब इसी सिंटैक्स को वहां पे हम कंपेयर करके कोड में लिखेंगे। चलो कोड ब्लॉक्स में, सो यहाँ पे मैं कमेंट में लिखूंगा, ठीक है, सिंटैक्स दिस वे। और अब देखो कंडीशन, अब कंडीशन क्या रहने वाली है कि आपको चेक करना है x ग्रेटर है या y, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा x ग्रेटर देन y। अब ये जो पहला था यहाँ पे कंडीशन, तो कंडीशन तो लिख दी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन मार्क करके, अगर कंडीशन ट्रू होती है यानी कि x ग्रेटर देन y, मान लो आपका x 10 है y 5 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू, यस। अगर वो ट्रू होती है तो मैं प्रिंट करूंगा x, क्योंकि मैक्सिमम आपका x है वो हमें प्रिंट करना है। अगर मान लो कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब क्या, अगर आपके x की वैल्यू कुछ अलग है, ठीक है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 8 है, तो 3 इज नॉट ग्रेटर देन 8, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है गाइज तो आपका स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। तो हमें कैसे करना है, वो कोलन देके लिखना है। तो यहाँ पे मैं भी ऐसे करूंगा x कोलन आएगा y, और क्या करना है सिंपली आपको, ठीक है, इसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे, इसको सिंपली हमें प्रिंट करना है सी आउट और इंसर्शन, बस इसको प्रिंट कर दिया, वो आपका प्रिंट हो जाएगा मैक्सिमम नंबर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, तो डबल कोड में लिखता हूँ गाइज, मैं यहाँ पे डबल कोड मैक्सिमम, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे आया मैक्सिमम सिंपली, ठीक है, ये अपना इतना लिख दिया। अब इसको मैं कंपाइल कर रहा हूं, कंपाइल सक्सेसफुली एंड लेट्स रन दिस। तो देखो एंटर 2 नंबर्स, अगर मान लो पहला वाला है ना 10 5, अब 10 मतलब x में जाने वाला है, 5 y में जाएगा वो, ठीक है, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू, तो आपका पहला वाला प्रिंट होगा 10। अब वही अगर मैं फिर से एक बार रन करता हूं और अब देता हूं मैं यहाँ पे x में आपका 3 और y में 8, तो आपका मैक्सिमम कौन है 8, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो आपका वो वहां पे y प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका मैक्सिमम के लिए। सिमिलरली विल राइट फॉर मिनिमम आल्सो, तो मिनिमम में आपको क्या करना है, ठीक है, मैं इसको जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट करता हूं, ठीक है, इनलाइन अगेन वो पूरा कॉपी पेस्ट। मैक्स के जगह पे हम सिंपली करेंगे मीन ना, ये यहाँ पे लिख रहा हूं मैं मीन नाम का फंक्शन। यहाँ पे क्या आएगा आपका, सिंपली जो जहां पे ऊपर मैक्सिमम था यहाँ पे आएगा आपका मिनिमम, सिंपल वे। अब x ग्रेटर देन की जगह पे x लेस देन y, दैट्स इट। और आपको ये फंक्शन जो आपने डिफाइन किया है इसको आपको कॉल करना है, ठीक है, मेन में से। तो मैं मैक्स के बाद यहाँ पे लिखता हूँ मीन a कॉमा b, दैट्स इट। अब ये आपने तो 2 फंक्शन कॉल कर दिए, ठीक है, ऊपर भी लिखे। सो लेट्स कंपाइल दिस फर्स्ट, कंपाइल सक्सेसफुली एंड लेट्स रन दिस। तो देखो एंटर 2 नंबर्स, ठीक है, मैं 2 नंबर्स जो भी है यहाँ पे दे रहा हूँ 10 5। तो देखो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम आ गया आपका 10 और मिनिमम आ गया आपका 5। तो ये प्रोग्राम हो गया आपका इनलाइन और कंडीशनल ऑपरेटर का। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए सीपी प्रोग्राम टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोन एंड स्पेयर, इन ब्रैकेट यूज फंक्शन ओवरलोडिंग। देखो समझ के लेते हैं, हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, उसके बाद कोन का और स्पेयर का, और वहां पे शर्त क्या दी है, यूज फंक्शन ओवरलोडिंग। अब देखो फंक्शन ओवरलोडिंग देखने से पहले मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमें 3 शेप का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, हमें उसके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं सिलेंडर की, ठीक है, और हियर राइटिंग हियर सिलेंडर वॉल्यूम, राइट, फॉर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
लेट्स टाइप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो उसका फॉर्मूला जो है वो रहता है पाई स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की जो भी हम वैल्यू वो तो कांस्टेंट लेंगे, तो पाई इंटू आर यानी कि रेडियस इंटू आर ना, पाई स्क्वायर एच इंटू एच, ठीक है। ये हमारा रहने वाला है फॉर्मूला सिलेंडर का। दूसरा जो दिया है उन्होंने दिया है कोन का, ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं। सो व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑफ कोन? तो गाइस हमें कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो हम कोन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मतलब 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो ये आपका फॉर्मूला है ये कोन का। सो ओवर हियर आई एम जस्ट राइटिंग 1/3, ठीक है, इंटू पाई स्क्वायर एच। सो ओवर हियर आई राइट पाई मतलब पी आई, ये कांस्टेंट लेंगे, और आपका यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर। तो आर को आपको मतलब रेडियस जो है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा ओवर हियर, एंड इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं h यानी कि हाइट से। तो ये आपका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन का। और आपको और एक शेप दिया है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो सिंपली आई विल राइट ओवर हियर 3, लेट मी राइट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहां पे हम क्या करेंगे इसके लिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका है फॉर्मूला स्फीयर का। सो सिंपली आई विल राइट हियर 4.0, ठीक है। पॉइंट के लिए कराओ क्योंकि वो जो भी है फ्लोट में आना चाहिए। अगर हम 4 डिवाइड बाय 3 करते तो उसका रिजल्ट इंटीजर आता। तो इसके लिए मैं दोनों में से एक का यानी कि न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर का वो पॉइंट लिख रहा हूं ना, फ्लोटिंग पॉइंट। सो 4/3, ठीक है, इंटू पाई आर क्यूब। सो यहाँ पे मैं पाई आपकी कांस्टेंट वैल्यू है ना, आर क्यूब यानी कि आर को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, आर इंटू आर। तो गाइज ये है फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर शेप। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, उन्होंने बोला है कि यूज फंक्शन ओवरलोडिंग। गाइज ये पता होना बहुत जरूरी है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है रे? फंक्शन का नाम सेम रहेगा, बस उसके जो आर्गुमेंट है ना या फिर पैरामीटर वो डिफरेंट होना चाहिए। तो हम इस केस में क्या करेंगे, जो फंक्शन का नाम है ना वो सेम रखेंगे, ठीक है। हम रखेंगे फंक्शन का नाम वॉल्यूम यानी कि सेम रखेंगे वॉल्यूम, उसके पैरामीटर चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले का जो है ना, पहले के हम जो है मतलब वहां पे अगर देखा जाए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आप देखते हो तो यहाँ पे पाई, ये तो कांस्टेंट लेंगे हम हैश डिफाइन करके। उसके बाद रेडियस और हाइट यानी कि 2 पैरामीटर। तो मैं पहले को 2 पैरामीटर पास कर रहा हूँ गाइस, रेडियस एंड हाइट। ये आपका पहला वाला हो गया। इफ आर टॉकिंग अबाउट सेकंड, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन तो 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो ये पाई तो आपका कांस्टेंट रहेगा। ये जो आपका आर एंड एच है, दो आर्गुमेंट इसको लगने वाले हैं। तो लेकिन हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे नीचे भी 2 नहीं दे सकते क्योंकि फंक्शन का नाम सेम लेकिन आर्गुमेंट डिफरेंट होने चाहिए, है ना। 2 नहीं दे सकते तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप आइदर एक आर्गुमेंट पास कर दो या फिर 0 आर्गुमेंट पास किया तो भी चलेगा। लेकिन आपको करना क्या होगा कि एक आर्गुमेंट आपको फंक्शन डेफिनेशन में एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल एक बात कर रहा हूँ यहाँ पे यूज कि ये जो है ना आर एन एच में पास करने से भला मैं डायरेक्टली उस फंक्शन में एक्सेप्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब कैसे, वॉल्यूम मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम, ठीक है, और इस वॉल्यूम फंक्शन को एक भी आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब ये डिफरेंट है, पहले को 2 है ना, चाहे तो इधर ऐसे कमेंट में लिखता हूँ, इसको 2 आर्गुमेंट पास किया, इसको कितने किए 0। तो मतलब ये दोनों भी अलग अलग है ना, आर्गुमेंट से डिफरेंट है, इसको 2 आर्गुमेंट इसको 0, ठीक है। लेकिन फंक्शन का नाम सेम दिया हमने अभी तक, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब तीसरा जो है आपका वो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में हम क्या करेंगे कि ये जो आपका है ना यहाँ पे 4.0 डिवाइड बाई 3, ये पाई तो कांस्टेंट रहने वाला है गाइस। यहाँ पे अगर बात करें ना आर्गुमेंट की तो यहाँ पे एक ही लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम नाम के फंक्शन को वो एक आर्गुमेंट पास करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉल्यूम, ठीक है, और इसको मैं आर मतलब ये पास करूंगा। तो देखो आपके 3 फंक्शन, देखो यूज फंक्शनल ओवरलोडिंग मतलब क्या, फंक्शन के नाम सेम, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे आपका एक आर्गुमेंट और उनके आर्गुमेंट डिफरेंट रहते हैं। तो देखो पहले वॉल्यूम को 2 आर्गुमेंट, हाँ ये यानी कि ये अलग बन गया। दूसरे वॉल्यूम को 0, तो ये भी अलग है क्योंकि उससे डिफरेंट बनता है ना। और
तीसरा जो वॉल्यूम है आपका स्फीयर का, उसको कितने आर्गुमेंट, 1। तो ये आपका हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग का। अब जो भी हमने ये अभी यहाँ पे देखा है, हम इसको कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कोड ब्लॉक्स ओपन किया है। सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे सिलेंडर का, ठीक है। सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हमने 2 आर्गुमेंट पास करने वाले हैं, एक तो रेडियस और दूसरा हाइट, और उसका फॉर्मूला है पाई स्क्वायर h, जो कि हमने वहां पे लिखा था। तो यहाँ पे सिंपली मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, वॉइड लेट्स टाइप द फंक्शन नेम वॉल्यूम, राइट। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गाइस। सो सिंपली आई एम राइटिंग हियर सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम, इसके लिए 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है। ये हम फ्लोट लेने वाले हैं। सो फ्लोट पहला जो हम लेंगे वो है आपका रेडियस, और दूसरा जो लेने वाले हैं वो है हाइट, ठीक है। ये आपका हो गया। और यहाँ पे एक चीज करने वाले हम कि आपका जो भी पाई है, ठीक है, वो पाई की हम कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट आप एक तो कांस्टेंट कीवर्ड से डिफाइन करो, या फिर दूसरा एक ऑप्शन है, आप कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए आप हैश डिफाइन, यहाँ पे वो वैल्यू आप ना उसकी यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। तो हैश डिफाइन PI 3.14 ये हमने लिया, ठीक है। ये तो ऊपर डिक्लेयर कर दिया हमने, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या, पाई स्क्वायर h। तो यहाँ पे एक काम करेंगे हम, सिंपली जो भी फॉर्मूला है ये सिलेंडर का, वो हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो सी आउट में हम क्या करेंगे, सी आउट, ठीक है, डबल कोट में लिखेंगे एनडीएल, यानी कि नेक्स्ट टाइम पे जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेट मी टाइप हियर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऑलराइट। यहाँ पे ठीक है डबल कोट देखिए लिखेंगे। तो क्या फॉर्मूला था हमारा, पाई स्क्वायर h। तो पाई यानी कि वैल्यू आपकी ऊपर है जो भी आपकी रहेगी 3.14 इनटू आर स्क्वायर h, यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन आर का, r इंटू आर, ठीक है। और h जो आपका मिलेगा, मतलब है ना। तो यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया। तो ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब इसी के साथ हम वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो भी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कमेंट में लिखेंगे यहाँ पे दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ कोन। सो लेट मी राइट हियर कोन। अब यहाँ पे अगेन फंक्शन का नाम सब सेम रहने वाला है। सो वॉइड वॉल्यूम, ऑलराइट, वॉइड वॉल्यूम। और जो भी आपका कोन का है ना, मतलब कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए उसको हम एक भी आर्गुमेंट नहीं पास करें, यानी कि 0 आर्गुमेंट पास करें, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। और यहाँ पे यूजर को पूछेंगे कि एंटर रेडियस एंड हाइट ऑफ पर्टिकुलर कोन, ठीक है। सो ओवर हियर व्हाट विल डू, विल डिक्लेयर 2 फ्लोट आर्गुमेंट गाइस, राइट। एक तो रेडियस के लिए और एक तो हाइट के लिए। सो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ h एंड r। यूजर को मैसेज दूंगा सी आउट एंडल, यहाँ पे मैसेज देने वाला मैं यूजर को एंटर रेडियस एंड हाइट, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने मैसेज दे दिया। और यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो पहले रेडियस के लिए क्या है r, और हाइट के लिए आपका h। और यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रिंट करेंगे वॉल्यूम ऑफ आपका कोन, ठीक है। तो सी आउट एंडल, हम यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर देंगे और लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ पे हम कोलन देके लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, सो द फॉर्मूला वाज विल बी राइटिंग 1/3 पाई स्क्वायर h। सो व्हाट विल डू, विल जस्ट राइट हियर 1.0 डिवाइडेड बाय 3, राइट, ये एंड इनटू पाई स्क्वायर h। अब देखो एक चीज है यहाँ पे 1.0 क्यों लिखा, अगर आप सिर्फ इधर ऐसे 1/3 ऐसे लिखते तो वो उसका रिजल्ट आता इंटीजर, ठीक है। 1/3 उसका रिजल्ट आता इंटीजर, ठीक है, और वो 0 आता, 0 इंटू एनीथिंग आपका आंसर 0 मिलता। तो हमें फ्लोट रिजल्ट आने के लिए यहाँ पे 0.0 लिखना जरूरी है। इसके बाद देखिए हमें फॉर्मूला में क्या दिया है, 1/3 पाई स्क्वायर h। तो यहाँ पे PI, पाई की जो भी वैल्यू आएगी, इनटू r स्क्वायर h, यानी कि मुझे यहाँ पे लिखना होगा r इंटू h, ठीक है, जो ऊपर हमने एक्सेप्ट किया है। बस ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। लास्ट का आपका रह गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगेन सेम फंक्शन का नाम सेम रहेगा। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे वॉइड वॉल्यूम, लेट मी राइट हियर
और ये जो आपका वॉल्यूम है ना, ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इसको एक आर्गुमेंट पास करेंगे जो कि आपका रेडियस रहने वाला है। और यहाँ पे कैसे लिखेंगे, फिर जो भी आपको आर आएगा जो मेन फंक्शन में से हम पास करने वाले हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे सी आउट विल राइट हियर एंड एल, यानी कि आपका नेक्स्ट लाइन पे जाएगा इंसर्शन एंड एल, और यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एंड सिंपली विल टाइप हियर 4/3 पाई आर क्यूब। सो लेट मी टाइप हियर 4.0 डिवाइड बाय 3, राइट, एंड हियर पाई आर क्यूब, तो पी आई इंटू आर क्यूब, आर इंटू आर, सो दिस वे। तो ये आपका हो गया स्फीयर का। अब आपको क्या करना है, सिंपली मेन में जाके इनको कॉल करना है, इस वॉल्यूम फंक्शन को। तो सॉरी, यहाँ पे हम जाएंगे मेन में, इंट मेन, वी आर डिफाइनिंग मेन फंक्शन एंड विल जस्ट राइट हियर रिटर्न 0 एज दिस इज रिटर्निंग इंटीजर वैल्यू। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें करना है सिलेंडर का, और सिलेंडर के लिए 2 आर्गुमेंट पास करने हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट, मेन में से एक्सेप्ट करेंगे और वहां पे पास करेंगे, ठीक है, रेडियस कॉमा हाइट, ठीक है। ये 2 आर्गुमेंट यहाँ पे मैंने मतलब डिक्लेयर कर दिए। यूजर को मैं पूछूंगा मेन में, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ एंड एल इंसर्शन एंटर रेडियस एंड हाइट ऑफ, पहला आपका रहने वाला है सिलेंडर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करूंगा ये चीज। और गाइज आप देखो यहाँ पे, अब हम रेडियस और हाइट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सीन एक्सट्रैक्शन आपका रेडियस, उसके बाद अगेन एक्सट्रैक्शन आपकी हाइट, ठीक है, ये हमने एक्सेप्ट करना है। अब ये जो भी चीज एक्सेप्ट किया हमने, ये हम यहाँ पे वॉल्यूम को पास करेंगे, ठीक है। पहला वाला वॉल्यूम हम कॉल कर रहे हैं, जिसको 2 आर्गुमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ रेडियस कॉमा हाइट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ये जो भी है, ये 2 वैल्यू वहां पे पास होंगे, मतलब ये आपका यहाँ पे कॉल होने वाला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, ठीक है। एक को हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं, लेट मी कंपाइल दिस, कंपाइल सक्सेसफुली एंड लेट मी रन दिस, एंटर रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अगर मैं इसका रेडियस देता हूँ, ठीक है, जैसे कि रेडियस देता हूँ 1 एंड हाइट देता हूँ 3, ठीक है, तो आपको आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 9.42। इसके बाद देखो ये यानी कि आपका पहला वाला कॉल हो गया सिलेंडर का। अब दूसरा जो है, दूसरे को हमें कुछ भी पास नहीं करना, ठीक है, यानी कि वो कौन का कॉल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे के लिए देखो यहाँ पे सिर्फ कॉल देंगे, एक्सेप्ट तो हम उधर कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंपली मैं अगर ऐसे कॉल कर रहा हूँ वॉल्यूम, ठीक है, और विदाउट एनी आर्गुमेंट, ठीक है, सेमीकोलन, तो ये आपका कॉल होने वाला है कौन का, ठीक है। सो अगेन मैं इसको कंपाइल करके रन करूंगा तो आपका वो कौन का कॉल हो जाएगा। और थर्ड जो है गाइस, थर्ड को हम क्या करेंगे, सिर्फ रेडियस पास करेंगे, ठीक है, तो वो किसका होगा, आपका फिर स्फीयर का कॉल होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम और आपने जो ऊपर एक्सेप्ट किया है रेडियस, उसको सिर्फ पास करेंगे हम रेडियस, तो ये आपका कॉल होने वाला है यहाँ पे स्फीयर का, दैट्स इट। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल एंड विल रन इट। तो देखो सबसे पहले एंटर रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ठीक है, मैं रेडियस देता हूँ 1, हाइट देता हूँ 3, तो वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया 9.42, एंटर रेडियस एंड हाइट, ठीक है। अब ये जो आ रहा है ना, ये हमने विदाउट एनी आर्गुमेंट पास किया, मतलब ये कोन का, और ये हम ऊपर जाके वहां पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोन के। तो मैं कोन का भी रेडियस एंड हाइट देता हूँ 1 एंड 3, तो देखो ये आ गया आपका 3.14, ठीक है। अब ये जो आपको 3.14 क्यों आ गया कोन का, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला था हमने लिखा था, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला हमें वो आंसर मिला है। और गाइज आपको जो तीसरा मिला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना, तो उसके फॉर्मूला के अनुसार आपको ये रिजल्ट मिला है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए हमने एक रेडियस पास किया था, कि ये था आपका प्रोग्राम का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए सीपी प्रोग्राम टू इंटरचेंज वैल्यूज ऑफ 2 इंटीजर नंबर्स, ठीक है। एक C++ प्रोग्राम लिखना है जो इंटरचेंज वैल्यूज करेगा 2 इंटीजर नंबर की। इंटरचेंज यानी कि स्वैप करना है, ठीक है। ब्रैकेट में दिया उन्होंने यूज कॉल बाय रेफरेंस,
तो चलिए हम डायरेक्टली कोड ब्लॉक्स में जाते हैं और ये कोड लिखते हैं। सो लेट मी ओपन कोड ब्लॉक्स। ऑलरेडी एक फाइल बनाई थी यहाँ पे, ठीक है। हम एक काम करेंगे, मेन फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन राइट हियर। उसके बाद उसकी रिटर्न टाइप विल बी इंटीजर, सो दैट्स व्हाई वी रिटर्न 0। अब देखो दो इंटीजर नंबर हमें मतलब इंटरचेंज करने हैं, तो हमें यहाँ पे डिक्लेयर तो करने पड़ेंगे। सो विल राइट हियर इंट a, b। यहाँ पे यूजर को बोलेंगे एंटर 2 नंबर्स, एंड करके यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर 2 इंटीजर नंबर्स। स्पेसिफिकली हम लिखेंगे 2 इंटीजर नंबर्स। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम सीन एक्सट्रैक्शन a और b, यानी कि a और b एक्सेप्ट कर दिए। अब एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे जिसको ये a और b पास करेंगे और कॉल बाय रेफरेंस का यूज करके इन दोनों को स्वैप करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन लिखते हैं, उसका नाम लिखेंगे हम इंटरचेंज, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरचेंज, ठीक है। ये फंक्शन का नाम लिखा जिसको मैं a और b पास करूंगा, ठीक है। ये मैंने पास कर दिया सिंपली। अब देखो इंटरचेंज नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पे तो कॉल कर दिया, लेकिन इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो ठीक है। मैं इनके पहले डिफाइन करता हूँ। इसकी रिटर्न टाइप में void लिखूंगा, void एंड लेट्स राइट इंटरचेंज एज पर द नेम, हमने जो लिखा था यहाँ पे, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे int x, int y। अब देखो उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि यूज कॉल बाय रेफरेंस। तो अब जब हम कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं तो वहां पे हमें एम्परसेंड देना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्परसेंड देंगे x के पहले, ठीक है। तो एंड एम्परसेंड x और एम्परसेंड y, तो ये आपका बन जाएगा कॉल बाय रेफरेंस। मतलब क्या, a और b, ये जो है आपका a के लिए मतलब नया अलाइज रहेगा, है ना, x, और b जो है उसके लिए नया अलाइज रहेगा y, ठीक है। इन दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम ही रहने वाला है। लेट्स डू ये। अब देखो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, अभी हमें एक्सचेंज करना है, इन दोनों की वैल्यू क्या करना है हमें, इंटरचेंज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तीसरा वेरिएबल लेंगे, ठीक है, जो कि हम मतलब 3 वेरिएबल पे स्वैप करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेम्प। अब मैं यहाँ पे टेम्प में क्या करूंगा, पहले x की वैल्यू स्टोर करूंगा, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू y, मतलब x में जो भी वैल्यू है, अगर मान लो वहां से 10 और 20 आते हैं, x में 10 और y में 20, तो सबसे पहले टेम्प में क्या करेंगे, हम x की वैल्यू स्टोर करेंगे, यानी कि 10। और अब x इक्वल टू y में 20 था, तो अब x इक्वल टू y करने के बाद क्या आएगा, x में आपका आएगा 20, और y इक्वल टू आपको करना होगा टेम्प, ठीक है। अब बस आपको इतना ही करना है। अब इससे होगा क्या कि आपके x और y है ना, ये दोनों x इंटरचेंज हो चुके होंगे, यानी कि स्वैप हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपने वहां से जो मतलब पास किया था 2 वेरिएबल, ठीक है, ये a और b, और ये a और b को आपके x और y पॉइंट कर रहे हैं, है ना। a को x और y को और b को y पॉइंट कर रहा है, मतलब ये दोनों का एड्रेस सेम रहने वाला है। जो आप x और y पे करोगे चेंज, वही आपका a और b पे प्रिंट होगा। अब देखो गाइज, आपने अगर मान लो a और b 10-20 लिया होता, ठीक है, तो इंटरचेंज के बाद a की वैल्यू 20 आती और b की वैल्यू 10 आती है। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली सी आउट प्रिंट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा एंड एल, और सिंपली मैं यहाँ पे लिख के जा रहा हूं आफ्टर, लेट मी टाइप, आफ्टर इंटरचेंजिंग वैल्यूज ऑफ विच x और a एंड b, आफ्टर इंटरचेंजिंग, सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, आपका आएगा a, सिंपली a आएगा आपका, और वही अगर हम बात कर दी b की, तो आप देखिए b की वैल्यू जो भी है यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। और एक काम करते हैं, बिफोर इंटरचेंज भी लिखेंगे। तो ये क्या लिखा, आफ्टर इंटरचेंजिंग, तो यहाँ पे मैं इंटरचेंज को कॉल करने से पहले, राइट, आई जस्ट राइट हियर बिफोर इंटरचेंजिंग ना, a की वैल्यू प्रिंट होगी और b की। लेट्स कंपाइल दिस, कंपाइल सक्सेसफुली, लेट्स रन दिस। एंटर 2 इंटीजर नंबर्स, ठीक है, दो जो भी 2 वैल्यू है, तो मैं a की 10 देता हूं यहाँ पे और b की 20, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिफोर इंटरचेंजिंग
A10 B20 and after interchanging A20 B10. That's it guys. Next question. Write a CB program to accept worker information, worker name, number of hour works, pay rate and salary. Write necessary function to calculate and display salary of worker. Bracket use default value for pay rate. तो देखो गाइज क्या करना है, क्वेश्चन में एक सीपीपी प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे वर्कर का इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करना है। तो एक काम करेंगे, क्लास का नाम वर्कर लिखेंगे, उसमें इन्फॉर्मेशन दी है वर्कर नेम, नंबर ऑफ आवर्स वर्क, पे रेट एंड सैलरी, ये 4 चीज़ें करके लेते हैं। सो लेट्स ओपन कोड ब्लॉक, ऑलरेडी ओपन किया है। यहाँ पे लिखेंगे एक क्लास का नाम हम वर्कर देंगे एज पर क्वेश्चन, क्लास वर्कर और हियर उसमें 4 चीज़ें लेंगे। वर्कर नेम लेना है, सो कैरेक्टर एरे, सो टाइप हियर। उसके बाद गाइज आपको मतलब यहाँ पे पे रेट लेना है और नंबर ऑफ आवर्स वर्क, तो ये दोनों भी आपका इंटीजर रहने वाला है। इंट नंबर ऑफ आवर्स वर्क, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ NHR नंबर ऑफ आवर्स वर्क, और एक पे रेट लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ PR। ये दोनों भी आपके इंटीजर रहेंगे, कितने आवर्स वर्क किया उसने ना वर्कर ने, और उसका पे रेट। और उसके अलावा हमें एक सैलरी नाम का भी लेने का है, तो उसके लिए भी हम फिलहाल यहाँ पे इंटीजर लेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरी। ऑलराइट, ये आपका हो गया। अब देखो ये जो भी चीज़ें है, हम आगे क्या करना है, हमें सैलरी निकालनी है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है राइट नेसेसरी फंक्शंस टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सैलरी ऑफ वर्कर। अब कैलकुलेट एंड डिस्प्ले तो करने वाले, लेकिन सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चारों चीज़ें, ठीक है। तो एक्सेप्ट करेंगे, वर्कर का नाम एक्सेप्ट करेंगे, नंबर ऑफ आवर वर्क्स और पे रेट ये एक्सेप्ट करेंगे, 3 चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे, और बाद में हम सैलरी कैलकुलेट करके डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अब सैलरी अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे आप सैलरी? मान लो कि मंथ की सैलरी कैलकुलेट करनी है आपको ना, यू वांट टू फाइंड सैलरी ऑफ मंथ, तो वहाँ पे हम चेक क्या करेंगे, मान लो वर्कर का नेम है, लेट्स से सचिन इज द वर्कर नेम, ठीक है, ये वर्कर का नेम है। उसने महीने में लेट्स सी उसने 300 या फिर जस्ट 80 आवर्स वर्क किए, तो क्या किए 80 आवर्स वर्क किए। सो यहाँ पे क्या होने वाला है आपका 80 आवर्स, ये जो है ना आपका यहाँ पे ये आपका रहने वाला है आपके नंबर ऑफ आवर्स वर्क। तो हमने जो वहाँ पे लिया था NHR, ये आपका 80, और पे रेट यानी कि पर आवर के पीछे उसको कितना मतलब मिलने वाला है, तो पे रेट आपका मान लो कि यहाँ पे जो भी हम रेट से 100। तो सैलरी जो हम निकालेंगे, तो सैलरी कैसे निकालेंगे, सैलरी इक्वल टू आपका नंबर ऑफ आवर्स वर्क इनटू पे रेट। तो इतना सिंपल सा फॉर्मूला है सैलरी का, ठीक है। तो सैलरी इस तरीके से हम निकालेंगे। लेट्स गो टू कोड ब्लॉक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट मी राइट एक्सेप्ट फंक्शन इन पब्लिक सेक्शन, void एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट क्या क्या करना है आपको, वर्कर नेम, नंबर ऑफ आवर्स वर्क और पे रेट, ठीक है। सो ये जो एक्सेप्ट करेंगे ना, हम क्या करेंगे, हम ये मेन में से पास करेंगे, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग हियर विल पास फ्रॉम मेन, क्योंकि हमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट का दिखाने का है, राइट। सो लेट मी टाइप हियर कैर, लेट्स राइट वर्कर नेम। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ LW नेम, क्योंकि ये लोकल रहेगा ना, लोकल आर्गुमेंट, तो मैं इसके लिए ऐसे नाम दे रहा हूँ LW नेम, सिंगल 20। इसके बाद हम कॉमा देंगे, इसके बाद ये आपका नंबर ऑफ आवर्स वर्क। सो मैं यहाँ पे HR ऐसे देता हूँ सिर्फ, ये जो आपका है मेन में से आएगा HR, और आपका और एक लेंगे यहाँ पे रेट, ठीक है, लोकल पे रेट, मतलब ये आपका जो ये PR है ये आपका रहेगा डेटा मेंबर, ये PR, और ये जो LPR रहेगा ये आर्गुमेंट रहेगा एक्सेप्ट का। तो मैंने इसको क्या किया LPR यानी कि लोकल आर्गुमेंट, इसीलिए L यहाँ पे लिखा। उसके बाद NHR ये डेटा मेंबर है, और HR ये लोकल है जो एक्सेप्ट फंक्शन का। उसके बाद W नेम ये आपका डेटा मेंबर है, और LW ने आपका ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम, ये देखो यहाँ पे एक्सेप्ट जो आपने मतलब वहां से पास किया, मान लो कि आपने वहां से सचिन नाम पास किया मेन में से, तो आपको यहाँ पे असाइन करना है। तो आप कैसे असाइन करोगे, मतलब हमारा जो डेटा मेंबर है उसका नाम है W नेम, तो ये W नेम आपका स्ट्रिंग है,
और आपको पता है अगर स्ट्रिंग रहती है तो हम डायरेक्टली इक्वल टू से नहीं असाइन करते, तो हमें उसके लिए strcpy फंक्शन का यूज करना होगा। सो विल टाइप strcpy। लेकिन अगर आप strcpy यूज कर रहे हो तो आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी, वो है string.h। तो हम यहाँ पे लिखेंगे #include string.h, ठीक है। सो सिंपली आई राइट हियर string.h, यहाँ पे ये लिख दिया हमने। अब देखो strcpy, तो आपका डेटा मेंबर कौन है, wname, तो आपको wname में lwname कॉपी करना है। तो सिंपली आई राइट हियर wname lwname, ये आपका पहला हो गया मतलब कॉपी जो मेन से पास किया। अब दूसरा है आपका, जो भी आपने नंबर ऑफ स्टार वर्क किए थे वो अपने मेन से पास कर दिए, तो ये आएंगे HR में दूसरे नंबर पे। अब जो भी HR में आया है वो हमें क्या करना है, NHR में कॉपी करना है। मान लो आपने नंबर ऑफ पास वर्क किए 80, वहां से पास कर दिए, तो आपको ये डेटा मेंबर को असाइन करना है NHR इक्वल टू HR, ये आपने असाइन कर दिया। और तीसरा है आपका पे रेट, ठीक है। अब पे रेट जो है ना, हमने डेटा मेंबर लिया है PR और वहां से जो पास किया, मान लो कि आपने पे रेट वहां से पास कर दिया 100, तो वो 100 आएगा LPR में। तो आप कैसे असाइन करोगे, PR इक्वल टू आपका LPR, ठीक है। ये इतना हो गया आपका। अब ये तो आपका हो गया एक्सेप्ट का। अब मान लो जो उन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वहां पे क्या बोले वो, यूज डिफॉल्ट वैल्यू फॉर पे रेट। अगर मान लो पे रेट उन्होंने दिया ही नहीं, मतलब वहां से पास ही नहीं पे रेट किया, ठीक है, वो आर्गुमेंट, तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू एक असाइन करेंगे। लेट्स असाइन डिफॉल्ट से 90। अगर वहां से पास नहीं किया मेन में से, तो डिफॉल्ट हम लेने वाले हैं 90 एज अ पे रेट, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेप्ट का। अब दूसरा क्या बोला है उन्होंने, राइट नेसेसरी फंक्शंस टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सैलरी ऑफ वर्कर। अब कैलकुलेट डिस्प्ले करना है तो क्या करेंगे उसके लिए, हम देखो यार, हम यहाँ पे void, हम एक फंक्शन का नाम लिखते हैं कैल डिस्प्ले, और वहां पे सिंपली हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सैलरी जो हमें डेटा मेंबर दिया है ऑलरेडी, देखो ऊपर नाम क्या दिया है, सैलरी, तो यहाँ पे हम लेंगे सैलरी इक्वल टू, कैसे सैलरी कैलकुलेट करेंगे, आपके नंबर ऑफ आवर्स वर्क यानी कि NHR इंटू पे रेट। तो पे रेट के लिए हमारा है PR, तो ये हमने कैलकुलेट किया और सिंपली हमें अभी डिस्प्ले करने का है। तो सी आउट, यहाँ पे लिखेंगे एंडल सिंपल डबल कोड वी राइट सैलरी ऑफ वर्कर, ठीक है। तो सैलरी ऑफ वर्कर जो भी है आपकी यहाँ पे डिस्प्ले होने वाली है सैलरी, ठीक है। तो ये आपने सिंपली प्रिंट कर दिया, सैलरी ऑफ वर्कर इक्वल टू दिस सैलरी। लेकिन उसके साथ हम क्या करेंगे, उस वर्कर का नाम भी डिस्प्ले करेंगे। तो सी आउट, लेट्स टाइप हियर एंडल, लेट मी टाइप वर्कर नेम, तो वो आपने लिया था wname में। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ wname, ठीक है। उसके बाद वर्कर के नंबर ऑफ आवर्स वो भी हम वहाँ पे लिख देते हैं एंडल नंबर ऑफ आवर्स वर्क, लेट्स टाइप NHR, और उसका पे रेट भी हम यहाँ पे मतलब कर सकते हैं, ठीक है। सो आई जस्ट डिस्प्ले इंडियन, नेक्स्ट टाइम जाएगा पे रेट आपका सिंपली PR। तो ये है कैलकुलेट एंड डिस्प्ले। अब देखो क्लास तो मारा दिया मैंने यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो, क्लास बना दिया, डेटा में लिख दिया, उसके बाद एक्सेप्ट लिखा और डिस्प्ले भी लिखा। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन लिखेंगे इंट मेन, जो कि इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इसके लिए हम उसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे रिटर्न 0। अब देखो ये क्या करेंगे, वर्कर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे वर्कर, लेट्स टाइप WOBJ, और वर्कर के इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। क्या क्या एक्सेप्ट करेंगे, उसका नाम, नंबर ऑफ आवर्स वर्क और पे रेट। सो यूजर को एक मैसेज देंगे एंडल एंटर वर्कर नेम कॉमा नंबर ऑफ आवर्स वर्क एंड पे रेट, ठीक है। तो ये 3 चीज है। और क्या करेंगे, अब ये तो हमें एक्सेप्ट करने के यहाँ पे टेम्परेरी, तो हमें इसके लिए कुछ वेरिएबल भी डिक्लेयर करने होंगे गाइस। सो वेरिएबल में यहाँ पे लिखता हूँ कैर
डब्ल्यू नेम लेट्स टाइप 20, उसके बाद हमें नंबर ऑफ आवर्स लेना है, सो आई जस्ट टाइप NHR कॉमा पे रेट, तो ये इसे लिया मैंने। अब सिंपली इसमें मैं एक्सेप्ट करूँगा सी एक्सट्रैक्शन, तो वर्कर के नेम के लिए मैं यहाँ पे लूँगा डब्ल्यू नेम, और क्या करना है नंबर ऑफ आवर्स वर्क, तो NHR, ठीक है, और क्या करना है पे रेट, तो पे रेट के लिए PR, ठीक है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, मैं क्या करूँगा ऊपर वहाँ पे जाके असाइन करूँगा, तो मुझे क्या करना होगा एक्सेप्ट फंक्शन कॉल करना होगा। तो कैसे कॉल करूँगा एक्सेप्ट फंक्शन, wobj डॉट एक्सेप्ट आपका आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट में पहले तो वर्कर नेम पास कर रहा हूँ, डब्ल्यू नेम जाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ आवर जाएगा, ठीक है, ये देखो नंबर ऑफ आवर, और तीसरा जो है वो मैं PR यानी कि पे रेट पास कर रहा हूँ। आप नीचे भी दे सकते हो, ये देखो यहाँ पे एक्सेप्ट LW नेम, मतलब डब्ल्यू में मैंने सचिन लिया यहाँ पे, तो वो जाएगा LW नेम में, उसका नंबर ऑफ वर्क लिया NHR, वो जाएगा HR में, ठीक है, जो भी है मैं 80 लूंगा मान लो यहाँ पे, और LPR यानी कि हम जो भी मतलब पे रेट लेंगे वो जाएगा आपका इस LPR में, ठीक है, तो यहाँ पे PR, ऑलराइट, ये आपने इसे कर दिया। अब इसके बाद आपको कॉल करना है कैल एंड डिस्प्ले, हाँ ये इतना होगा। तो चलो अगर मैं पहले की बात करता हूँ वर्कर नेम NHR और पे रेट, तो क्या आएगा आंसर, ठीक है, और अभी हम इसको कंपाइल करेंगे गाइस, लेट मी कंपाइल दिस, कंपाइल सक्सेसफुली एंड लेट्स रन दिस। देखो एंटर वर्कर नेम, नंबर ऑफ आवर्स वर्क एंड पे रेट, तो वर्कर का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ सचिन, नंबर ऑफ आवर्स वर्क 80 दे रहा हूँ, और पे रेट, ठीक है, पे रेट दे रहा हूँ 100। तो आप जैसे कि देख रहे हो, देखो वर्कर नेम सचिन, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले यहाँ पे हो रहा है, नंबर ऑफ आवर्स वर्क 80, पे रेट 100, ठीक है, और उसके बाद सैलरी ऑफ वर्कर 8000। तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर आ गया, सैलरी ऑफ वर्कर 8000। लेकिन सुनो, अब उन्होंने क्या बोला है, यूज डिफॉल्ट आर्गुमेंट और डिफॉल्ट वैल्यू फॉर पे रेट। अगर मान लो मैं पे रेट देता ही नहीं, तो मैं पे रेट यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, वर्कर नेम, नंबर ऑफ आवर्स वर्क और पे रेट में देता ही नहीं, तो उस केस में वो क्या करेगा, अगर आपने यहाँ से सिर्फ मतलब देखो एक्सेप्ट में सिर्फ वर्कर नेम पास किया और नंबर ऑफ आवर्स पास कर दिया, और इसको आपने हटाया, दो ही वैल्यू पास कर दिया, तो वो पे रेट लेगा डिफॉल्ट जो आपने असाइन किया था। तो डिफॉल्ट आपने क्या असाइन किया था 90, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं पास किया आपने मतलब वो पे रेट, तो डिफॉल्ट 90 लेगा। लेट्स सी इट, सो हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल सक्सेसफुली एंड लेट्स रन दिस। तो एंटर वर्कर नेम एंड नंबर ऑफ आवर्स वर्क, वर्कर नेम में सेम देता हूँ सचिन, और नंबर ऑफ आवर्स वर्क 80। तो देखो अगर आप ऐसे करते हो तो देखो वर्कर नेम सचिन लिया, नंबर ऑफ वर्क 80 लिया, पे रेट 90 जो कि डिफॉल्ट है, सैलरी ऑफ वर्क 7200। तो ये है आपका पूरा प्रोग्राम। क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग C++ class point, then we have in that class int x, y, public, and we have some functions void set point int. अब ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे फंक्शन दिए, यहाँ पे बोला है कि टू सेट वैल्यूज ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसके बाद void शो पॉइंट, और उसके नीचे कमेंट में दिया है टू डिस्प्ले कोऑर्डिनेट ऑफ p, यानी कि पॉइंट जो भी रहेगा p इन फॉर्मेट x एंड y। अब सिंपल ये कोड को हमें कंप्लीट करना है, क्वेश्चन ऐसे दिया हमने, क्लास का नाम दिया है पॉइंट, उसके बाद एक्स वाई डेटा नंबर दिए, इसके बाद उस क्लास में ये दो डिक्लेरेशन लिखा है मेंबर फंक्शन का, है ना, ये क्लास के इनसाइड डिक्लेरेशन लिखा, और इसको हम बाहर डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब जो भी कोड दिया है क्वेश्चन में, मैं इसको सिंपली कॉपी करूंगा और कोड ब्लॉक्स पे वहाँ पे ऑलरेडी मैंने फाइल ओपन की है, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, जो भी कोड था वहाँ पे वो पेस्ट कर दिया। क्लास का पूरा उन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे देखो क्लास का नाम पॉइंट है, दो डेटा नंबर एक्स वाई, और बाकी ये मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया। हम क्या करेंगे, ये जो दो डेटा नंबर फंक्शन है, ठीक है, मेंबर फंक्शन, इसको बाहर डिफाइन करेंगे टू सेट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, रिटर्न टाइप लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्लास का नाम है पॉइंट, जिसको मैंने लिख दिया, स्कोप रिलेशन ऑपरेटर, और फंक्शन का नाम क्या, सेट पॉइंट, जो उन्होंने दिया था। अब उसको क्या करेंगे हम, उस फंक्शन में मतलब वहाँ पे दो इंटीजर आर्गुमेंट उन्हें लिखे हैं, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट्स से int a, int b,
ये 2 लिया। अब ये जो भी आएगा आपका ये मेन फंक्शन से आएगा और वो हम असाइन करेंगे क्लास के डेटा मेंबर। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x डेटा मेंबर क्लास का, x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। तो ये आपका हो गया सेट पॉइंट, यानी कि आपने वैल्यू सेट की, उसको असाइन की x एंड y कोऑर्डिनेट। ये तो आपका हो गया। अब दूसरा फंक्शन जो है वो है void शो पॉइंट। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे मतलब हमने लिखा है, डिक्लेयर किया है हमने, लेट्स सी हियर, यहाँ पे मिनिमाइज इसको मैक्स करके शो पॉइंट। अब ये डिक्लेयर किया है, इसको फिर से बाहर हम डिफाइन करेंगे। कैसे बाहर डिफाइन करेंगे, void क्लास का नाम पॉइंट ना अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स, उसके बाद ऑपरेशन ऑपरेटर एंड फंक्शन का नाम है शो पॉइंट। ठीक है, शो पॉइंट फंक्शन का नाम। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी है वो हमें एक्स वाई डिस्प्ले करने के इन क्या दिया है उन्होंने, टू डिस्प्ले कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इन फॉर्मेट एक्स वाई। पॉइंट पी मतलब ऑब्जेक्ट का नाम देंगे हम पी, लेकिन फॉर्मेट मतलब इस प्रकार से हमें डिस्प्ले करना है, ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स की वैल्यू कॉमा वाई की वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सी आउट इंसर्शन, लेट्स राइट हियर point p coordinate are point p coordinate, let's type here। तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट वैल्यू प्रिंट करना है, तो डबल कोड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रैकेट। ठीक है, डबल कोड, उसके बाद देखो हमें डबल कोड देके यहाँ पे x प्रिंट करना है। ठीक है, जो भी का x। अब ये होने के बाद फिर से आपको यहाँ पे इंसर्शन लिखना होगा और x के बाद आपको कॉमा देना है, कॉमा देना होगा यहाँ पे, डबल कोड कंप्लीट, फिर से इंसर्शन आपका, और यहाँ पे आप y प्रिंट करोगे। y प्रिंट करने के बाद आप क्या करोगे, ब्रैकेट क्लोज करने वाले, देखो मतलब इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ x कॉमा y। पहले मतलब ये ओपनिंग ब्रैकेट लिखा, यहाँ पे ओपनिंग आया, उसके बाद x की वैल्यू जो भी है तो ये प्रिंट होगी यहाँ पे x की वैल्यू, उसके बाद कॉमा। ठीक है, ये कॉमा लिख दिया, उसके बाद y और उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट। तो मैं सिंपली डबल कोड में लिखता हूँ क्लोजिंग ब्रैकेट कोड और ये सिंपल। तो ये आपका हो गया शो पॉइंट। ठीक है, ये इतना हो गया। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, मेन फंक्शन में उसके ऑब्जेक्ट मतलब क्रिएट करना होगा, इंट मेन। ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर, सो लेट मी टाइप हियर, इंटीजर हो गया। अब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि उन्होंने बोला है कि p नाम देना है उसका, और यहाँ पे लिखेंगे p डॉट। अब देखो सेट पॉइंट, अब सेट पॉइंट में मतलब हम कुछ तो वैल्यू पास करेंगे, a और b, मतलब यहाँ पे आएगा वो, और x को असाइन होगा a, y को b। तो उसके लिए हमें कोई तो एक मतलब वैल्यू लेंगे। आप एक काम कर सकते हो, यूजर से लेके आप यहाँ पे पास कर दो, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे पास कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं 1020 से पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेट पॉइंट आप यूजर से भी ले सकते हैं, है ना। आप कोई भी यहाँ पे लिखो ए बी, ऐसे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसमें एक्सेप्ट करो और ए बी इसको पास करो। मैंने डायरेक्टली पास कर दिया 1020। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, शो करोगे। सो लेट मी टाइप हियर शो पॉइंट, दैट्स इट। Now let me compile this code, compile successfully, and let me run this. ठीक है, so as you can see point P coordinate 1020, that's it. Next question, create a C++ base class shape, derive 3 different classes circle, sphere and cylinder from the shape class, then write C++ program to calculate area of circle, sphere and cylinder, and they have given यूज प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो देखो गाइज क्या करना है, हमें एक बार समझ लेते हैं। क्रिएट अ सी प्लस प्लस बेस क्लास शेप, तो यहाँ पे एक शेप नाम का एक क्लास बेस रहने वाला है। उसके बाद वो बोल रहे हैं डिराइव 3 डिफरेंट क्लासेस सर्कल, स्क्वायर एंड सिलेंडर फ्रॉम शेप क्लास। सो क्या रहने वाला है, शेप से आप 3 क्लासेस डिराइव करने वाले। ठीक है, सो लेट मी जस्ट टाइप हियर। एक तो आपका रहने वाला है सर्कल, ठीक है, उसके बाद दूसरा है स्क्वायर, ये जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और तीसरा है वो है आपका सिलेंडर। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया।
अब उन्होंने क्या बोला है, राइट C++ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, स्फीयर एंड सिलेंडर। मतलब हमें क्या करना है, तीनों का एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, उसके बाद स्फीयर का एरिया, एंड आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सिलेंडर गाइस, राइट। इफ आई राइट हियर एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये बेस क्लास रहेगा और ये उसके 3 डिराइव क्लासेस और उनका एरिया निकालना है हमें। समझ लीजिए यहाँ पे उन्होंने दिया है यूज प्योर वर्चुअल फंक्शन, मतलब हमें प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, ये पहले बेस क्लास बनाएंगे जिसमें 2 प्योर वर्चुअल फंक्शन लिखेंगे। मतलब देखो एरिया निकालना तो है हमें, ठीक है, तो कैलकुलेट डिस्प्ले एरिया करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। सर्कल के लिए क्या क्या लगते हैं रिक्वायरमेंट, रेडियस की, स्फीयर के लिए क्या लगता है, तो एक एक्सेप्ट फंक्शन लिखेंगे और एक डिस्प्ले फंक्शन लिखेंगे जहां पे हम कैलकुलेट एरिया डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। चलो कोडिंग को शुरुआत करते हैं हम। सो आई नीड टू फर्स्ट क्रिएट बेस क्लास शेप। लेट्स कम टू द कोड ब्लॉक्स, ऑलरेडी क्रिएटेड अ फाइल। अब तो गाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर दिए, उसके बाद नेम से इंक्लूड कर दिए, यहाँ पे बेस क्लास बनाएंगे। तो क्लास, बेस क्लास का नाम शेप, इसके बाद उसके 2 प्योर वर्चुअल फंक्शंस लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो भी प्योर वर्चुअल फंक्शंस है हम जो लिखने वाले हैं एक्सेप्ट डिस्प्ले, ये आपको पब्लिक सेक्शन में लिखने होंगे क्योंकि आप इसको रीडिफाइन करने वाले हैं चाइल्ड क्लास में, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा तो आपको एरर आएगा। सो पब्लिक वर्चुअल void accept इक्वल टू 0। और सिमिलरली आपको जो भी है दूसरा एक प्योर वर्चुअल फंक्शन लिखना है जिसका नाम है डिस्प्ले। सो आई राइट वर्चुअल void डिस्प्ले ऑलराइट इक्वल टू 0, ठीक है। क्या था क्वेश्चन में, सर्कल, स्फीयर, सिलेंडर। सो लेट्स क्रिएट वन बाय वन, ठीक है। तो क्लास सबसे पहले सर्कल के लिए बनाएंगे क्लास सर्कल, ठीक है। इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस, इसका बेस क्लास, तो ये किसको इनहेरिट कर रहा है, शेप को, तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक शेप, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी मतलब ऊपर वाले 2 फंक्शन है जो भी हमने यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन लिखे थे, ये कंपलसरी आपको यहाँ पे डिफाइन करने होंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पब्लिक में तो लिख दूंगा पब्लिक, यहाँ पे आप पब्लिक में लिख दोगे एक्सेप्ट और डिस्प्ले डिफाइन कर दोगे। लेकिन देखो सर्कल का जो एरिया है, ठीक है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक रेडियस एक्सेप्ट करना होगा, है ना। तो इंट आर, इंस्टेड ऑफ इंट आई टेक फ्लोट, फ्लोट आर, ये आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्सेप्ट में ऊपर वाला अकॉर्डिंग टू दैट एक्सेप्ट, आप एक्सेप्ट में क्या करोगे, रेडियस एक्सेप्ट करोगे। सो लेट मी टाइप हियर, जस्ट टाइप void accept, let me type cout end l, enter radius of circle, ऑलराइट ये हो गया। और सर्कल का रेडियस हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो r में, ठीक है, ये हो गया। अब फॉर्मूला क्या है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई। तो आपने पाई अभी तक तो कांस्टेंट यहाँ पे आपने नहीं डिफाइन किया, तो एक काम करता हूँ मैं ऊपर जाके हैश डिफाइन में यहाँ पे कर दूंगा हैश डिफाइन पी आई और उसकी वैल्यू 2.14, ठीक है। तो डायरेक्टली हम पाई नीचे यूज करेंगे। सो आई जस्ट डिफाइन हियर डिस्प्ले फंक्शन void, let me type डिस्प्ले दिस वे, और सिंपली हम यहाँ पे कैलकुलेट करके डिस्प्ले करेंगे। सो cout end l, so I will go to the next line end l, you type area of circle, तो सर्कल का एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू ऑलरेडी हमने वहां पे कांस्टेंट लिखी है, पाई इंटू आर, आर इज स्मॉल एंड इंटू अगेन आर, तो पाई आर स्क्वायर, ये आपका हो गया सर्कल का, है ना। सर्कल का अपने एरिया वहां पे एरिया के लिए मतलब रेडियस एक्सेप्ट किया और उसके बाद कैलकुलेट करके डिस्प्ले किया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहां पे हमें दूसरा क्लास कौन सा दिया है, स्फीयर का,
और आप सब लोगों को पता है स्पेयर का अगर हमें रेडिया निकालना है गाइस, तो स्पेयर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, 4πr²। ठीक है, सो व्हाट विल डू, विल कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। सेम वे अभी यहाँ पे आपने सर्कल लिखा था, अब हम लिखेंगे स्पेयर, और स्पेयर में हमें फिर से रेडियस लगने वाला है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट टाइप, I'll do one thing, I'll just copy paste this thing and quickly do the needful stuff. I'll just copy circle because क्योंकि ये सब सेम रहने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्कल के जगह पे लिखूंगा स्पेयर। ठीक है, शेप कोऑर्डिनेट कर रहा है फ्लोट आर। अब एक्सेप्ट में क्या लिखेंगे, एंटर रेडियस ऑफ स्पेयर, दिस विल बी द डिफरेंट। ठीक है, बाकी सेम है। और डिस्प्ले में क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्पेयर, लेट मी राइट हियर एरिया ऑफ स्पेयर, तो क्या है आपका 4πr², तो यहाँ पे आएगा आपका 4, ठीक है, इंटू पाई इंटू आर, तो 4πr², यह आपका बन जाएगा एरिया ऑफ स्पेयर। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया स्पेयर क्लास का। ठीक है, तो इसका क्लोजिंग नहीं किया था, क्लोजिंग ब्रैकेट और सेमीकोलन। अब स्पेयर के बाद हमें दिया है सिलेंडर का। ठीक है, तो गाइस अगर सिलेंडर की बात करेंगे, तो पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, एरिया ऑफ सिलेंडर। तो एरिया ऑफ अगर सिलेंडर बात करेंगे, यहाँ पे मैं चाहे तो लिखता हूँ सिलेंडर इक्वल टू, फॉर्मूला बोलता है कि आपको 2πr² प्लस 2πr², मतलब क्या 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, ठीक है, एरिया निकालने के लिए सिलेंडर का, प्लस आपको लेना है 2πr², यानी कि और एक ब्रैकेट 2 इंटू पाई इंटू आर, तो ये आपका फॉर्मूला है एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πrh प्लस 2πr²। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे रेडियस एक्सेप्ट करना होगा और हाइट भी। ठीक है, तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम पहला वाला ही कॉपी करते हैं, क्योंकि थोड़े चेंजेस करेंगे और उसको हम कॉपी पेस्ट करके करेंगे। कॉपी किया स्पेयर का, ठीक है, यहाँ पे अब देखो स्पेयर के जगह पे आने वाला है हमारा सिलेंडर। सो लेट मी राइट सिलेंडर पब्लिक शेप, उसके लिए हमें रेडियस और हाइट लगने वाली, तो आर एच। ठीक है, एक्सेप्ट में बोलेंगे एंटर रेडियस स्पेयर, रेडियस एंड विल बी रिक्वायरिंग हाइट ऑफ स्पेयर। ठीक है, तो रेडियस आर में जाएगा, हाइट एच में आएगी, और जब हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्पेयर, तो कैसे डिस्प्ले करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो ऊपर जो भी फॉर्मूला अभी जस्ट लिखा था उसको मैं कॉपी करूंगा, मतलब आपके सामने टाइप किया था। लेट मी कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इन द सी आउट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 इंटू पाई है ना, पाई के वाले कॉन्स्टेंट इंटू आर जो आपने एक्सेप्ट किया, इंटू एच प्लस 2πr²। ठीक है गाइस, तो ये फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ स्पेयर निकालने का, ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, तो अब देखिए ये तो आपके क्लासेस हो गए डिफाइन, मतलब आपके जो भी चाइल्ड क्लासेस थे वो भी आपने डिफाइन किए प्रॉपरली। अब क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो लेट्स क्रिएट द मेन फंक्शन गाइस। लेट मी जस्ट, सो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो लेट मी राइट मेन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये होने के बाद आपका यहाँ पे सिंपली हम रिटर्न 0 लिखेंगे, जो कि मेन का रिटर्न टाइप है इंटीजर, तो यहाँ पे हम रिटर्न 0 करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिसका नाम है शेप। उसका एक्चुअली पॉइंटर बनाएंगे, इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट विल क्रिएट पॉइंटर, कि हमें उस तरीके करना है। सो एस ओबीजे, ये पॉइंटर हो गया। अब हमें उसके जो 3 चाइल्ड क्लास है, सर्कल, उसके बाद स्पेयर और सिलेंडर, इनके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले सर्कल के, सर्कल COBG, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्पेयर का। तो स्पेयर यहाँ पे हम लिखेंगे, लेट्स टाइप SPOBG, यानी कि स्पेयर का ऑब्जेक्ट। SOBG आप फिर से मत लिखो, नहीं तो आपको एरर आएगा, क्योंकि डबल हो जाएगा। SPOBG स्पेयर का, और एक करना है हमें सिलेंडर का। ठीक है, सिलेंडर यहाँ पे हम लिखेंगे SCY OBJ, यानी कि ये बन जाएगा आपका सिलेंडर का। ये 3 ऑब्जेक्ट हो गए। अब सबसे पहले देखो एक का ट्राई करते हैं।
पहले केस में होगा क्या, आपका जो ये है शेप है ना स्टार एसओबीजे, यानी कि ये पॉइंटर ऑफ बेस क्लास है। अब ये पॉइंटर ऑफ बेस क्लास पहले पॉइंट करेगा सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट को। सिंपल भाषा में क्या कि पॉइंटर ऑफ बेस क्लास ये एड्रेस स्टोर करेगा सर्कल के ऑब्जेक्ट का, यानी कि एंड COBJ। ठीक है, ये हो गया। और अभी देखो ये शेप जो भी है, ये पॉइंटर ये पॉइंट कर रहा है सर्कल के ऑब्जेक्ट को। अगर वो उसके एक्सेप्ट और डिस्प्ले कॉल करना चाहूंगा, मतलब ऐसे, या SOBJ एरो, सिंपल में लिख रहा हूँ SOBJ एरो, अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल भाषा में लेट मी टाइप, तो ये क्या करेगा, उसकी एक्सेप्ट फंक्शन कॉल होगी, किसकी, सर्कल की, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका है, सर्कल का। अगर मान लो फिर से अगर आप SOBJ एरो, अगर आप उसकी डिस्प्ले करनी होगी कॉल, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले, तो ऑब्वियसली आपका वही सर्कल के ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले होगा। व्हाट यू कैन डू, विल जस्ट कंपाइल हियर, हम कंपाइल करेंगे। एज यू कैन सी देयर इज नो एरर, नो वार्निंग्स, एंड विल रन दिस। ठीक है, अगर हम रन करेंगे तो आप जैसे कि देख सकते हो एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कल का था और पॉइंटर बेस क्लास का। ठीक है, तो ऑब्वियसली सर्कल का कॉल होगा। तो एंटर रेडियस में अगर यहाँ पे 1 एंटर करता हूँ तो देख सकते हैं आप एरिया ऑफ सर्कल इज 3.40। अब दूसरा चेंजेस, अब चेंजेस क्या करेंगे, देखो यहाँ पे COBJ जो सर्कल का था, अब हम क्या करेंगे, स्पेयर का लेंगे SPOBJ। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट में कॉपी करता हूँ, बस मुझे एक ही चेंज करना है, वो क्या है, COBJ की जगह पे ये वाला SPOBJ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ C हटा के SPOBJ। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या होगा, पॉइंटर बेस क्लास का है लेकिन ऑब्जेक्ट तो डिराइव क्लास का है ना, जो भी एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी स्पेयर क्लास के एक्सेप्ट डिस्प्ले कॉल होगी। लेट मी कंपाइल दिस एंड रन। देखो पहले तो वो सर्कल का आएगा क्योंकि वो स्टेटमेंट पहले होगा, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 1। उसके बाद एंटर रेडियस ऑफ स्पेयर, ठीक है, उसका भी रेडियस 1 देता हूँ, तो आप देख सकते हो एरिया ऑफ स्पेयर 12.56। सेम आप जो भी है सिलेंडर, उसका भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 इंस्ट्रूमेंट कॉपी पेस्ट, और सिलेंडर का क्या था, CYOBJ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा CYOBJ। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट a C++ program to create class number which contains static data member count and member function display. Display should print number of times display operation perform. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक क्लास लेना है नंबर, जिसमें एक स्टैटिक डेटा मेंबर रहेगा, ठीक है, जिसका नाम काउंट है, और एक मेंबर फंक्शन लेना है डिस्प्ले। अब वो डिस्प्ले क्या करने वाला है कि कितने बार वो कॉल हो गया, ठीक है, डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, वो वहां पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये किसके मतलब हम यूज करके करेंगे, स्टैटिक डेटा मेंबर, जिसका नाम दिया है हमें काउंट। तो चलिए एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम है नंबर, जिसमें एक स्टैटिक डेटा मेंबर लेंगे काउंट और एक मेंबर फंक्शन लेंगे डिस्प्ले। लेट्स स्विच टू द कोड ब्लॉक। देखो यार, सबसे पहले क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम आपका रहने वाला है नंबर, ठीक है, जिसमें एक स्टैटिक डेटा मेंबर लेंगे। सिंपल प्रोग्राम है, स्टैटिक डेटा मेंबर का नाम है काउंट। अब यहाँ पे देखिए हम एक फंक्शन, मेंबर फंक्शन लिखेंगे जिसका नाम है डिस्प्ले। सो आई जस्ट राइट void डिस्प्ले। ऑलराइट, अब ये डिस्प्ले में क्या करना है कि कितने बार वो डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म हो गया वो प्रिंट करना है। अब वो हम कैसे करेंगे कि आपका जो भी स्टैटिक डेटा मेंबर है उसको हम एक से बढ़ाएंगे और वहां पे प्रिंट करेंगे। अब सबसे पहले ये करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पहले मेन फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करिए। इंट मेन यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे सिंपली विल राइट रिटर्न 0 as it's returning 0 value. So let me just type 0। यहाँ पे उस नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे नंबर NOBJ। इसके बाद आप डिस्प्ले फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है, यहाँ पे जो कि दिया है डिस्प्ले, ये हो गया। अब ये डिस्प्ले पहली बार कॉल कर दिया हमने, तो वहाँ पे प्रिंट होना चाहिए डिस्प्ले हैज बीन कॉल फर्स्ट टाइम, ऐसे मतलब।
फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, है ना, थर्ड टाइम, इस तरीके से हमें प्रिंट करना है। अगर मैं वापस कॉल करता हूँ novg.display अगेन सेम, तो ये उस वहाँ पे प्रिंट होना चाहिए सेकंड टाइम। कॉपी करके अगर थर्ड टाइम किया तो वो वहाँ पे होना चाहिए थर्ड टाइम, है ना, ऐसे प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले जो आपका स्टैटिक डेटा मेंबर आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। और डिफाइन हम कहाँ पे करते हैं, डिफाइन स्टैटिक डेटा मेंबर आउटसाइड क्लास। लेट्स आई विल राइट इन कमेंट डिफाइन स्टैटिक डेटा मेंबर। ठीक है, तो आप कैसे करते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर डिफाइन, उसका डेटा टाइप हमें सबसे पहले लिखना होता है। तो इसका क्या है, इंट, तो यहाँ पे हम इंट लिखेंगे। अब देखो इंट लिखने के बाद यहाँ पे हमें क्लास का नाम लिखना होता है। तो क्लास का नाम है नंबर, एज यू कैन सी क्लास नेम इज नंबर, ये लिख दिया। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, अब यहाँ पे हमें जो भी नाम है स्टैटिक डेटा मेंबर का वो लिखना है, तो उसका नाम है काउंट। ठीक है, ये सिंपली काउंट। और बाय डिफॉल्ट ये जो है ना स्टैटिक डेटा मेंबर वो इनिशियलाइज होता है 0 से। कब, जब हम पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब, मतलब क्या, नंबर nobj। जब भी मैं ये पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो स्टैटिक डेटा मेंबर जो भी है आपका, है ना, काउंट, वो 0 से आपका इनिशियलाइज होगा, 0 उसको असाइन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्प्ले में हम काउंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, काउंट प्लस प्लस, और सिंपली क्या करेंगे, हम उसको प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, लेट्स सी हियर एंड राइट डिस्प्ले कॉल्ड ना, और विल राइट हियर नंबर डिस्प्ले कॉल्ड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर देंगे। अब नंबर मतलब कैसे, काउंट। अब देखो काउंट 0 था, यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, 0 का 1 हो गया, और यहाँ पे मैसेज आएगा डिस्प्ले कॉल्ड, और यहाँ पे काउंट 1। ठीक है, तो जो भी उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, डिस्प्ले कॉल्ड 1। उसके बाद अब देखो सेकंड टाइम जब आप कॉल करोगे novg.display, तो वहां पे क्या होगा आपका, ये जो है काउंट प्लस प्लस, पहले 1 थी वैल्यू काउंट की, यहाँ पे 2 होगी, और यहाँ पे आएगा डिस्प्ले कॉल 2। ठीक है, अगेन जब थर्ड टाइम कॉल करोगे तो डिस्प्ले कॉल 3। तो इस तरीके से उसका ऑपरेशन होने वाला है। लेट्स कंपाइल दिस कोड, नो एरर्स नो वार्निंग्स, लेट्स रन दिस। तो एज यू कैन सी this display called 1, display called 2, display called 3. So this is all program. Next question, write a C++ program to create class account with data members, account number, account type and balance. Write member functions to accept and display an account details. तो देखो क्या क्या करना है, write a C++ program to create class account, एक account का class बनाना है, उस पर data members लेने हैं, account number, account type and balance, ये 3 डेटा मेंबर लेने हैं, और मेंबर फंक्शंस लिखने हैं एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले के लिए। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, यूज एन अकाउंट डिटेल्स एंड यूज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मतलब न्यू डिलीट ऑपरेटर यूज करने पड़ेंगे, और एन अकाउंट डिटेल्स के लिए करना है तो हमें वहाँ पे यूजर से साइज लेनी पड़ेगी कि एंटर एन ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट्स। ठीक है, तो लेट्स गो टू द कोड ब्लॉक्स। ऑलरेडी यहाँ पे हेडर फाइल है, नेम से इंक्लूड की है, तो यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम अकाउंट जिसके दिया है उन्होंने। अब वहाँ पे क्या लेने, हमें डेटा नंबर्स 3 लेने, जैसे कि आप देख सकते हो, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप एंड बैलेंस। ठीक है, तो ये लेके हम उसके एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन लिखेंगे। सो लेट्स राइट हियर, सो विल टेक 3 डेटा नंबर्स, अकाउंट नंबर जैसे को उन्होंने दिया है, उसके बाद अकाउंट का टाइप। ठीक है, तो ये टाइप है मतलब सेविंग करंट जो भी है, तो उसके लिए हमें आपको मतलब कैरेक्टर अरे लेना होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए टाइप, इट विल बी कैरेक्टर अरे, और एक आपको चीज लेना है यहाँ पे आपका मतलब बैलेंस। सो व्हाट विल डू, विल टेक फ्लोट फॉर बैलेंस। ये 3 आपने नंबर्स लिख दिए। अब देखो हमें इसको एक्सेप्ट और डिस्प्ले करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट वॉइड एक्सेप्ट, जो भी ये 3 चीजें हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। सो आई विल बी राइटिंग हियर, यूजर को बोलेंगे enter details of account, enter account number, account type and balance। ठीक है, ये 3 चीज लिख गया। अब इसी चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक
ठीक है, ये आपका अकाउंट नंबर पहले, उसके बाद अकाउंट टाइप जो भी हमने यहाँ पे मतलब डेटा नंबर लिखा है, और एक आपको एक्सेप्ट करना है बैलेंस। सो ये आपका हो गया है, ये एक्सेप्ट कर दिया। सिमिलरली आप इसको डिस्प्ले भी करके लीजिए। सो आई जस्ट राइट हियर void डिस्प्ले। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे डिस्प्ले करते वक्त। तो आपका पहला जो है यहाँ पे हम मतलब डिस्प्ले करेंगे अकाउंट का नंबर, अकाउंट का टाइप एंड बैलेंस। सो आई जस्ट राइट हियर अकाउंट डिटेल्स आर first I'll write account number, so here we'll write account number will be ACC num। ठीक है, इसके बाद आपका आने वाला है सी आउट। आपका जो दूसरा रहने वाला है वो है अकाउंट का टाइप, so it will be a type, and one more we have account balance, so we'll type डिस्प्ले बैलेंस। ठीक है, ये तो आपका डिस्प्ले हो गया। अब देखो मेन फंक्शन हमें लिखना है वहां पे, और मेन फंक्शन में हमें नंबर ऑफ अकाउंट्स, कितने अकाउंट्स है यूजर के, वो हमें वहां पे साइज लेना है। ठीक है, तो चलो मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं। लेट्स गो टू द मेन फंक्शन। इंट मेन, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो इसके लिए हम रिटर्न करेंगे 0। सबसे पहले साइज लेना है, सो साइज के लिए मैं n लूंगा यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ अकाउंट्स जो भी आपके यहाँ पे, यूजर को बोलूंगा सी आउट एंड एल, एंटर नंबर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे सीन एक्सट्रैक्शन एंड। इसके बाद देखो, तो हम जो भी है नंबर ऑफ अकाउंट्स, उसके लिए उतने ऑब्जेक्ट्स का एरे बनाएंगे। ठीक है, दैट विल बी डायनेमिक मेमोरी यूज करनी है हमें, यूज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो उसके लिए हमें न्यू डिलीट लगेगी। तो एक काम करते हैं, पॉइंटर ऑफ अबव क्लास, तो ऊपर क्लास का नाम जो है आपके है अकाउंट। ठीक है, सो हम यहाँ पे बनाएंगे अकाउंट क्लास का एक पॉइंटर स्टार AP, लेट्स से APTR। उसके बाद अब देखो जो भी नंबर ऑफ अकाउंट्स है उतने हमें अलोकेट करने हैं। सो APTR इक्वल टू न्यू, जो न्यू हम ऑपरेटर यूज करने वाले हैं न्यू, और यहाँ पे क्या करेंगे अकाउंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे अकाउंट नंबर ऑफ, उतने नंबर ऑफ अकाउंट्स बनाने के, तो न्यू ऑपरेटर अकाउंट, और यहाँ पे हम देते हैं साइज, और साइज है आपकी n। तो देखो आपकी जो भी मतलब n नंबर ऑफ अकाउंट्स है, मान लो कि आपके 3 अकाउंट्स है या फिर 2 है, तो अगर आपने मेमोरी मतलब साइज दी 3, n की साइज 3 दी, तो इतने मतलब 3 अकाउंट्स के लिए मेमोरी अलोकेट होगी। और आपको क्या करना है अभी, उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है और डिस्प्ले करनी है। तो सिंपली एक्सेप्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, विल जस्ट राइट एंड एल, एंटर अकाउंट्स इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे एक लूप लगाएंगे हम। ठीक है, फॉर, अब फॉर लूप में एक इटरेटर वेरिएबल लगेगा, तो इसके लिए मतलब मैं एक आई नाम का वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करके लेता हूँ। ठीक है, सो आई इक्वल टू 0, हियर विल राइट आई लेस देन। ठीक है, ऊपर मतलब साइज n दी है, n i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपली वो उसका फंक्शन है वो कॉल करेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट के लिए एक्सेप्ट फंक्शन लिखा है हमने, सो सिंपली विल बी राइटिंग APTR ऑफ I डॉट एक्सेप्ट, बस इतना। एंड सिमिलरली फॉर डिस्प्लेइंग ना, विल राइट सी आउट एंड एल अकाउंट, will write here accounts details are। ठीक है,
आपका ये डिस्प्ले होगा। और सिंपली आपको मतलब अगेन फॉर लूप लिखना है और डिस्प्ले नाम का फंक्शन मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और एक्सेप्ट के जगह पे मैं सिंपली लिखूंगा डिस्प्ले, दैट्स इट। ये आपका हो गया डिस्प्ले, ठीक है। तो आपने n अकाउंट किए तो उसके लिए आपने साइज भी दी थी n, और आपने डायनेमिक मेमोरी भी किया है यहाँ पे, जिससे कि आप देख रहे हो न्यू, ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। ये आपका हो गया। नाउ लेट्स कंपाइल दिस फाइल सक्सेसफुली एंड लेट्स रन दिस। एंटर नंबर ऑफ अकाउंट्स, लेट्स से देयर आर ओनली 2 अकाउंट्स, सो आई टाइप 2। एंटर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, एंटर अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर मैं देता हूँ 111। उसके बाद अकाउंट टाइप मैं देता हूँ यहाँ पे सेविंग। उसके बाद बैलेंस, सो बैलेंस लेट्स राइट 60,000। अब ये दूसरे का एंटर अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप एंड बैलेंस। सो अकाउंट नंबर I'll write 222, I'll write account type, it will be I'll write current, account balance let's write 50,000, ठीक है। तो मतलब ये हमने एक्सेप्ट किया। अब उसके बाद देखो अकाउंट डिटेल्स आर, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, 2 बार वहाँ पे प्रिंट गया था, तो पहले का अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट टाइप और अकाउंट बैलेंस। उसके बाद अगेन अकाउंट डिटेल्स आर, ये आपका सेकंड का अकाउंट नंबर 222, अकाउंट टाइप करंट एंड बैलेंस 50,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा प्रोग्राम। क्वेश्चन, क्रिएट अ C++ क्लास myArray which contains single dimensional integer array of given size. Write member function to display sum of given array elements. Use dynamic constructor and destructor. Alright, देखो क्या क्या करने का है। क्रिएट अ C++ क्लास myArray, myArray नाम का क्लास बनाएंगे हम, which contains single dimensional integer array of given size। मतलब एक तो सिंगल डायमेंशन इंटीजर array रहेगा और दूसरा हम एक साइज देंगे, मतलब 2 डेटा नंबर लेंगे, एक तो साइज और दूसरा सिंगल डायमेंशन इंटीजर array, ठीक है। उसके बाद बोला है उन्होंने राइट मेंबर फंक्शन टू डिस्प्ले सम ऑफ गिवन array एलिमेंट्स, तो जो भी array के एलिमेंट्स रहेंगे हमें उसकी सम करनी है। उसके बाद यूज डायनेमिक कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। सो लेट्स ओपन कोड ब्लॉक, ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया है, तो लेट्स ट्राई टू टाइप कोड। तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम देंगे myArray जो कि हमें दिया है। उसके बाद 2 डेटा नंबर लेंगे, एक तो साइज रहेगी एरे की, ठीक है, सो उसके लिए हम n लेंगे, ठीक है, और दूसरा रहेगा आपका मतलब जो भी है एरे, तो एरे के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंटर टू इंटीजर लेंगे। सो आई जस्ट राइट हियर int star arr, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब देखो मुझे उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि हमें वहाँ पे डायनेमिक कंस्ट्रक्टर एक यूज करना है। सो व्हाट विल डू, राइट हियर डायनेमिक कंस्ट्रक्टर, क्लास का नाम है myArray, ये देखिए। और यहाँ पे होगा क्या कि जो भी साइज आने वाली है, ठीक है, वो साइज आपकी आएगी यहाँ पे, मान लो उसके लिए हम एक आर्गुमेंट देंगे, उसको लिखेंगे hz, ठीक है। वो साइज हम किसको असाइन करेंगे, जो भी ये मेन में से साइज आएगी hz, वहां से डायनेमिक कंस्ट्रक्टर आपका रहेगा, तो वो साइज हम असाइन करेंगे n को, तो n इक्वल टू hz, ये हो गया आपका। अब देखो जो भी साइज आई है एरे की, मान लो कि इसकी साइज 5 आ गई, तो आपका n में 5 आ जाएगा, तो उतने इंटीजर के लिए हमें मेमोरी अलोकेट करनी है, और वो भी डायनेमिकली, है ना। सो arr इक्वल टू ना पॉइंटर टू इंटीजर arr न्यू। अब यहाँ पे कौन सा है टाइप, इंट, और आपकी जो है साइज वो है n, राइट। ये आपका हो गया डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन, इसके लिए हम उसको बोलेंगे डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। ये तो आपका हो गया। और आपको डिस्ट्रक्टर भी करना है, तो डिस्ट्रक्टर में हम सिंपली क्या करेंगे, टिल्ड साइन देंगे। आपके क्लास का नाम क्या है, myArray, जैसे कि आप देख रहे हो myArray, ये आपने लिख दिया। उसके बाद वो जो भी ऊपर हमने मेमोरी अलोकेट की है उसको यहाँ पे डी अलोकेट करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपली यूज करेंगे डिलीट, और यहाँ पे आपको एरे की मेमोरी डी अलोकेट करनी है, यानी कि फ्री करनी है, तो इसके लिए हम सबस्क्रिप्ट स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और आपके एरे का नाम, तो ये आपका हो जाएगा डिस्ट्रक्टर, ठीक है, ये आपका होगा डिस्ट्रक्टर। और एक देखो गाइस, आपने मेमोरी अलोकेट डीअलोकेट की, लेकिन आपको एरे के एलिमेंट्स एक्सेप्ट भी करने हैं और उसके बाद डिस्प्ले भी करनी है उसकी सम। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एक मेंबर फंक्शन एक्सेप्ट, जैसे कि आप देख रहे हो। तो एक्सेप्ट में आपको करना क्या है, सिंपली कि जो भी मतलब एरे के एलिमेंट है वो हमें एक एक करके एक्सेप्ट करने हैं। सो I'll be accepting it till size n. So what I'll do, I'll use for loop. Let me write hi for
i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज n है, वहां तक हमें करने हैं, एंड i प्लस प्लस यहाँ पे हमने कर दिया। और क्या करना है हमें, जो भी नंबर है आप, ठीक है, वहां पे वो हमें एक एक करके एक्सेप्ट करने हैं। सो आई जस्ट राइट सी इन एक्सट्रैक्शन, हमारे पॉइंटर टू इंटीजर यानी कि एरे का नाम क्या है, ARR, और सिंपली यहाँ पे हम करेंगे i। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, पूरे के पूरे एलिमेंट आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। और आपको दूसरे क्या करना है, डिस्प्ले करने, लेकिन डिस्प्ले करते वक्त आपको उसकी सम डिस्प्ले करनी है। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले यहाँ पे करेंगे वॉइड डिस्प्ले, लेट मी राइट हियर। अब देखो, मुझे एरे के सभी एलिमेंट्स की सम डिस्प्ले करनी है, तो मैं यहाँ पे एक सम नाम का एक वेरिएबल करूंगा जिसमें मैं सम स्टोर करूंगा, ठीक है, सम इक्वल 0। ऊपर वाला ही मैं कोड कॉपी करूंगा क्योंकि मुझे वही सेम मतलब यूज करना है सम करने के लिए। देखो अब यहाँ पे क्या करूंगा, i 0 से गया लेस देन n तक गया, यहाँ पे सीन एक्सेप्ट तो हो गया ऑलरेडी, बस हम क्या करेंगे, सम में ऐड करेंगे। तो सम इक्वल टू सम प्लस ARR i। तो जो भी एरे के एलिमेंट यहाँ पे मतलब आपके एडिशन उसकी स्टोर होती जाएंगी एक एक करके सम में, ठीक है। सम तो मैंने पहले इनिशियलाइज किया है 0 से, और इसके बाद हम सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करेंगे सी आउट एडिशन ऑफ ऑल अरे एलिमेंट, लेट मी राइट हियर एडिशन ऑफ अरे एलिमेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे सम, ठीक है। ये आपका हो गया डिस्प्ले का, ठीक है। ऊपर हमने एक्सेप्ट किया और यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया, दैट्स इट। अब देखो मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे हम, इंट मेन, मेन की रिटर्न टाइप है रिटर्न 0। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऊपर वाले क्लास का, वो है माई एरे, जैसे कि आप देख रहे हो माई एरे, और ऊपर वाले क्लास का ऑब्जेक्ट इसके आप देख रहे हो, कोई भी आप लिख सकते हो यहाँ पे MOBJ, और उसको जो भी है, ठीक है, वो साइज जो है ना एरे को हमें एक्सेप्ट करनी है यूजर से, है ना। सो हम क्या करेंगे, वो साइज यूजर से मांगेंगे, है ना, इंट n, यूजर को बोलेंगे एंटर साइज ऑफ एरे, लेट मी जस्ट राइट हियर इंडियन एंटर साइज ऑफ एन, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो गया एंटर साइज ऑफ एन एरे, ये हो गया आपका। यहाँ पे हम करेंगे सीन और ये साइज, और क्या करेंगे, हमने डायनेमिक कंस्ट्रक्टर यूज किया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माई एरे MOBJ, और इसको वो साइज पास करनी है, ठीक है। तो जितने भी साइज आपने अगर 5 पास कर दी तो वो 5 साइज का एरे वहां पे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी डायनेमिकली, ये आपका हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, ये ऑब्जेक्ट से आप एक्सेप्ट कॉल करोगे, ठीक है, एंड देन विल कॉल डिस्प्ले, जहां पे एरे के सभी मेंबर की मतलब एरे के एलिमेंट की एडिशन डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। बस बाकी कोड तो हमने ऊपर किया ही है। सो लेट मी जस्ट कंपाइल दिस, no warnings, no errors, let me run this, enter size of an array, let's write 5, ठीक है। अब 5 साइज है तो 5 आपको एलिमेंट्स वहां पे एंटर करने होंगे। I'll just type 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप देख सकते हो, so we have got addition of an array, it's 15, so that's it। next question, create a C++ class number with integer data member, write necessary member functions to overload the operator unary pre and post प्लस प्लस। देखो क्या करना है, क्रिएट अ C++ क्लास नंबर, क्लास का नाम नंबर देना है, विथ इंटीजर डेटा मेंबर, एक इंटीजर डेटा मेंबर लेंगे वहां पे। उसके बाद दिया है उन्होंने राइट नेसेसरी मेंबर फंक्शंस टू ओवरलोड ऑपरेटर यूनरी प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस प्लस। तो हम उस तरीके से एक क्लास नंबर बनाएंगे और उसमें यूनरी प्लस प्लस प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे। सो लेट्स स्विच द कोड ब्लॉक्स। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाया है एक फाइल, वहां पे तो हेडर फाइल भी इंक्लूड की है। सो डायरेक्टली लाइक क्लास, क्लास का नाम नंबर, इसमें एक डेटा मेंबर लेंगे हम। सो लेट्स राइट डेटा मेंबर एज, आई गिव नेम एज सिंपली ए, डेटा मेंबर का नाम ए दिया मैंने। अब देखो हमें क्या करना है कि वो ए को एक्सेप्ट करना है और डिस्प्ले भी करना है, और उसके साथ साथ ऑपरेटर प्लस प्लस ओवरलोड करना है ना, यूनरी इंक्रीमेंट पोस्ट एंड प्री। सो यहाँ पे मैं पब्लिक में लिखूंगा पब्लिक
void accept, let me type cout endl enter नंबर, यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम सीन एक्सट्रैक्शन ए में स्टोर कर दिया, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। सिमिलरली विल राइट डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले हियर विल जस्ट डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ नंबर, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, ठीक है, जो भी ए की वैल्यू आपने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। अब देखो ये होने के बाद आपको क्या करना है, यूनरी ऑपरेटर मतलब ओवरलोड करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा ऑपरेटर फंक्शन void ऑपरेटर, राइट हियर प्लस प्लस करना है, ठीक है। ये जो भी होगा ये आपका होगा प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि इसको हम आर्गुमेंट नहीं पास करें तो आपका ये प्री इंक्रीमेंट का होने वाला है। सो यहाँ पे सिंपली आपको करना है ए की वैल्यू एक से बढ़ानी है ना, तो मतलब प्री यहाँ पे प्लस प्लस आपका ए आएगा, ठीक है। इसके बाद हम तुरंत वहां पे डिस्प्ले करेंगे। इसके बाद देखो आपको पोस्ट इंक्रीमेंट भी करना है ना, सो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट, सिंपली राइट अगेन वी हैव टू डिफाइन ऑपरेटर फंक्शन, सो हियर वी डिफाइन ऑपरेटर फंक्शन। और अब देखो ये आर्गुमेंट से अलग बनता है, तो ठीक है, यहाँ पे मैं अलग आर्गुमेंट लेता हूँ, लेट्स राइट इंटीजर, क्योंकि ऊपर एक भी नहीं था, 0, यहाँ पे एक तो लेना होगा, अगर नहीं लिया तो आपको एरर आएगा कंपाइल टाइम, वो सेम रहेगी उसकी ना प्रोटोटाइप। तो यहाँ पे हम करेंगे ए प्लस प्लस, दैट्स इट, ये आपका ऑपरेटर फंक्शन डिफाइन कर दिया आपने। अब सिंपली इसके बाद गाइज आपको मेन फंक्शन डिफाइन करना है, सो लेट मी टाइप हियर इंट मेन, उसकी रिटर्न टाइप में लिख रहा हूँ रिटर्न 0, ऑलराइट। अब यहाँ पे मैं एक नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एज यू कैन सी नंबर nobj। अब जैसे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद मुझे एक्सेप्ट फंक्शन कॉल करनी है, क्योंकि आपको कौन सा नंबर एक्सेप्ट करना है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो nobj.accept, ठीक है, एक्सेप्ट मान लो कि आपने 10 एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, इसे समझो, मतलब वहाँ पे ऊपर है ए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्री इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब प्लस प्लस, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस प्लस nobj, ठीक है। अब देखो ये मैंने प्री इंक्रीमेंट कर दिया, इंटरनली ये कैसे कॉल होगा ऑपरेटर फंक्शन प्लस प्लस nobj की, तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है आपका nobj, तो nobj डॉट ऑपरेटर, ये देखिए, और प्लस प्लस आपका ये प्री इंक्रीमेंट के लिए कॉल होगा। इसके बाद आप क्या करो, उसको डिस्प्ले करो, है ना, सो सिंपली मैं राइट डाउन राइट डिस्प्ले, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए nobj प्लस प्लस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इंटरनली ये जो है ना nobj प्लस प्लस, ये कैसे कॉल होगा, nobj डॉट ऑपरेटर प्लस प्लस, देखो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर प्लस प्लस, लेकिन जो पोस्ट इंक्रीमेंट है ना उसको डिफरेंट करने के लिए वो 0 पास करता है कंपाइलर, ठीक है। ऊपर एक भी आर्गुमेंट नहीं था, नीचे आपका एक आर्गुमेंट रहेगा, ठीक है, इंटीजर आर्गुमेंट, तो ये क्या कंपाइलर द्वारा 0 पास हो जाएगा। और फिर से वो होने के बाद आपको डिस्प्ले फंक्शन कॉल करनी है nobj डॉट डिस्प्ले, ये इतना हो गया। अब इसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं, मैं कंपाइल दिस, नो वार्निंग्स नो एरर्स एंड लेट मी रन दिस, एंटर नंबर, सो मैं यहाँ पे एंटर नंबर 10 करता हूँ, तो आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ ए ये 11 आ गया बिकॉज ऑफ प्री इंक्रीमेंट, एंड वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 12 बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट, दैट्स इट। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले हर एक वीडियो आपके मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए।